हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ज़ीरोधा की। तो जो नितिन कामत है उन्होंने ट्विटर के ऊपर बताया कि फाइनली ज़ीरोधा को एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस मिल गया है सेबी से। और ये एक बड़ी चीज़ है, ये स्मॉल केस के साथ में पार्टनरशिप करके आगे बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर पाएगी, अपने म्यूचुअल फंड निकाल पाएगी और ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही है ज़ीरोधा की डायरेक्शन पे अगर देखा जाए तो। बाकी मुझे पर्सनली क्या लगता है, ये जो स्मॉल केस है ये भी इन्हीं की इन्वेस्टेड कंपनी में से एक है और कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट पहले से ही प्लान उन्होंने कर रखी थी। इनका मन था घुसने का, इन्होंने कहा स्मॉल केस का आइडिया अच्छा है, इन्वेस्ट करते हैं, उनको ग्रो करने देते हैं, बाद में फ्यूचर में मिलके साथ में काम करेगी। अगर अभी देखा जाए तो ज़ीरोधा का जो फंड हाउस होने वाला है वो खाली इंडेक्स ओनली अप्रोच लेने वाला है और ईटीएफ्स के ऊपर ही फोकस करेगा, ताकि हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान रहे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और मुझे भी लगता है कि जिनको समझ में नहीं आता उनको इंडेक्स फंड ही लेना चाहिए। सीधा निफ्टी 50 उठा लो और देखो जो कम सबसे कम फीस ले रहा है उससे निफ्टी 50 उठा लो, बस बात खत्म। अब ज़ीरोधा कितनी फीस लेगा वो भी देखने वाली बात होगी। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर ओपन एआई की है। तो शायद वो बैंकरप्ट हो सकता है 2024 के एंड तक, मतलब इतनी जल्दी हो सकता है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात मान के चले तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आने वाले हैं। सबसे पहली चीज, चैट जीपीटी जो है उसके जो यूजर्स है वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए है जून जुलाई के महीने के अंदर, मतलब लोगों ने यूज करना कम कर दिया है। रीजन इसके दो तीन हो सकते हैं। एक तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे बन रहे हैं बहुत तेजी से, तो लोग वहां पे भी भाग रहे हैं। प्लस ऐसा मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के अंदर जब ये आया था तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ टशिंग टशिंग के लिए इसको यूज किया, उनका कोई यूज केस नहीं था। तो अब जो लोग यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली यूज कर रहे हैं, वो शायद एपीआई कॉल भी कर रहे हैं। बाकी पैसा नहीं बन रहा है, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है इस कंपनी को अगर सर्वाइव करना है फ्यूचर के अंदर। तो तकरीबन एक दिन का $7 लाख खर्च कर रही है कंपनी सिर्फ अपने टूल को रन करने के लिए। तो जितना लॉस हो रहा है ना, उसको चलाना मुश्किल होगा। अभी देखा जाए तो ये जो सारी कॉस्ट है ना, जीपीयू की कॉस्ट है, सर्वर के अंदर जीपीयू की। और वो जीपीयू का खर्चा मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट बैलेंस आउट कर पाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपनी चिप बना रहा है और उन्होंने कहा था कि हमारी चिप बन रही है जो कि एआई के ऊपर पूरा फोकस होने वाली है। कब बनेगी वो देखने वाली बात है। कहा तो था कि इस साल अगले साल तक आ जाएगी। तो अगर आती है और चैट जीपीटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टर है तो शायद चैट जीपीटी को वो चीज़ बचा सकती है। अगर आप एआई की दुनिया में अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पर एआई की दुनिया में क्या हो रहा है हम आपको वीकली मल्टीपल वीडियोस के अंदर बताते हैं। हमने एक नया चैनल बनाया है जहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली एक पहला एपिसोड उसका आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैनल का भी, जाओ वीडियो देखो, अपने रिव्यूज दो, बताओ हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और हमको सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो तभी मज़ा आएगा। और मैं वहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर डेली न्यूज़ डालता हूँ वहाँ पर भी शायद डाल पाऊंगा, सपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। अगली खबर अडानी पोर्ट्स की है। तो डेलॉयट जो उनका ऑडिटर है उसने छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है। उसने कहा है बहुत सारे पंगे चल रहा है ग्रुप के अंदर, और ये पहली कंपनी नहीं है अडानी ग्रुप के अंदर जो निकली है, इससे पहले भी हमको ये मामले दिखाई दिए हैं। अभी के टाइम पे अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो 3 ऐसी एंटिटीज थी जिसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे लोकल लॉ के हिसाब से डेलॉयट वाले, तो उन्होंने इस चक्कर में ऐसा किया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो केपीएमजी, एसआर बाटलीबोई जैसी कंपनीज ने भी ऑडिटिंग छोड़ी थी अडानी ग्रुप की, और ये एक बुरी चीज हो सकती है अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि ये ना वो आग में घी डालने वाला सीन है। हिडनबर्ग ने पहले एलिगेशंस लगाए, अडानी ग्रुप ने कहा हमने नहीं किया। उसके बाद में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अडानी ग्रुप ने कहा कि भाई इनको कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं किया। अब ऑडिटर्स ऐसा कर रहे हैं ना, तो मतलब उनके पास डेटा है, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर ओएनजीसी की है। तो ओएनजीसी का जो प्रॉफिट है वो 102% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी ये टाइम पे देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर की बात करके चलते हैं। जो उनका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है ना, वो 34% घटा है। ये जो 102% इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करके चले जो ऑपरेशन से हो रहा है, वो भी 10% घटता हुआ दिखाई दिया है। अभी के टाइम पे इनका कहना है कि हमारे पास में ज्यादा ऑयल नहीं निकला, जो साइक्लोन आया था उसके चक्कर में हमारा काम धंधा रुक गया, उसके चक्कर में ये प्रोडक्शन कम हुई है, इसलिए नंबर दिखाई कम दे रहे हैं। अगली खबर माइक्रोमैक्स की है। तो ईवी मार्केट के अंदर घुसने वाला है, अपना 2 व्हीलर निकालने वाला है। ये न्यूज कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, कई लोगों को भाई ऐसा नहीं हो सकता। जो राहुल जी है ना, जो
आसिन के हस्बैंड है, जो हम कह सकते हैं माइक्रोमैक्स का फाउंडर है। उनकी कंपनी थी रिवोल्ट मोटर, वो भी ईवी टू व्हीलर में काम करती थी और सबसे पहली कंपनीज में से एक थी जिन्होंने अच्छे लेवल पे काम किया और एग्जिट भी कर दिया। अभी रिसेंटली अपनी कंपनी भी बेच दी, अब वो घुस रहे हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। बाकी मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर आपने अभी कंपनी एग्जिट करी है, सेम कैटेगरी के अंदर आप घुस सकते हो फिर से, ऐसा कंपटीशन क्लॉज नहीं था। ये देखने वाली बात। अभी इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करी है माइक्रोमैक्स मोबिलिटी करके, इससे पता लग रहा है मोबिलिटी सेक्टर के अंदर घुसने वाले हैं। अभी के टाइम पे जो इनका ऑफिस है वो भी रीइनोवेट हो रहा है और साथ में माइक्रोमैक्स इंटरनल चैलेंजेस भी देख रहा है बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी के टाइम पे देखा जाए तो एक ट्रेंड बन रहा है, जो भी स्मार्टफोन मेकर्स है वो अपनी खुद की गाड़ी टू व्हीलर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल की बात कर लो, हुआवे की बात कर लो, या फिर अब माइक्रोमैक्स की बात कर। अगली खबर जो इंडिया की प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, वहां पर मैन्युफैक्चरर को इस साल 13,000 करोड़ का पे आउट होगा एटलीस्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर कह रही है। जो ओवरऑल पीएलआई स्कीम है वो $24 बिलियन की है और ये मैन्युफैक्चरर को बेसिकली बेनिफिट प्रोवाइड करती है अगर वो स्पेसिफिक टारगेट अचीव करते हैं, और टारगेट जैसे कि सेल्स का, कि इतनी अगर आपने सेल कर दी तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। इसके चक्कर में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस चक्कर में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के चक्कर में बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा कैच है ना। आपको इतने प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको लोगों को नौकरियां देनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और हो सकता है इंडिया के अंदर डिमांड ना हो तो आपको इंडिया से एक्सपोर्ट भी करना पड़े। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम देखा जाए तो बहुत लॉन्ग विजन वाली अच्छी चीज़ है और इंडिया के अंदर एक बार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बन गया तो हमको इम्पोर्ट वाली चीज़ों के ऊपर भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जो इंडिया के अंदर बहुत सारा इम्पोर्ट होता है अलग अलग चीज़ों का, वो भी रुक जाएगा। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने लैपटॉप टैबलेट्स वगैरह को भी बैन किया था, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब को सपोर्ट करने के लिए ही था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंश्योर भी किया है कि लाइसेंस राज पॉलिसी नहीं रहेगी और पीएलआई स्कीम से जितना पैसा बचेगा वो सारा का सारा पैसा री इन्वेस्ट किसी और पॉलिसी के अंदर हो जाएगा अगर यूटिलाइज नहीं होता है तो। अगली खबर, एलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग की फाइट होने वाली है, ये फाइनल कंफर्म हो गया है। ये लाइव स्ट्रीम होगा मेटा के ऊपर और एक्स के ऊपर, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, पर ये पता लग गया है इटली के अंदर ही कहीं पे होने वाला है। और एक और चीज कंफर्म हो गई है कि यूएफसी इसको मैनेज नहीं कर रहा है, इन दोनों की खुद की फाउंडेशन इसको मैनेज करेगी। अभी के टाइम पे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता लगी है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होने वाली है, पर एलॉन मस्क ने 3-4 चीजें बोली है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली है और मिनिस्टर ऑफ कल्चर है उनसे हमको इस एपिक लोकेशन के लिए अप्रूवल मिल गया है। साथ में उन्होंने बोला है कि एंशिएंट रोम वाली फील आएगी। तो कहाँ पर होगा मैं तो विजन कर पा रहा हूँ। स्पार्टिकस किसी ने देखा तो बताना नीचे कमेंट के अंदर, आप बताओ कहाँ पे होगा आपके हिसाब से ये फाइट। अब जितना पैसा इससे आएगा ना वो सारा का सारा चैरिटी के अंदर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। और इस चीज को दोनों के दोनों जो बिलियनर्स है वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग भी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एलॉन मस्क भी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, रशिया ने इंडिया के लिए वीजा फ्री रिजीम के बारे में बात करी है, जहां पे ग्रुप टूरिस्ट बिना वीजा के अंदर आ जा सकेगी इंडिया और रशिया के बीच में। अभी के टाइम पे देखा जाए तो रशिया इंडिया के साथ में अच्छे टाइप्स करना चाह रहा है। रिसेंटली उन्होंने ई वीजा भी निकाला था। कहा जा रहा है अगर ये चीज हो जाती है तो इसकी वजह से टूरिज्म भी बढ़ेगा, कल्चर एक्सचेंज भी बढ़ेगा। तो देखा जाए तो ये अच्छी चीज है, पर रशिया के अंदर वॉर चल रही है, वहां के लोग भाग के इंडिया भी तो आ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप की बात चल रही है ना, भाग के पूरे पूरा ग्रुप इंडिया आ जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है ना। अभी अगली खबर, इंडिया की जो वियरेबल मार्केट है वो 53.3% से बढ़ती हुई दिखाई दी है ईयर ऑन ईयर पहले हाफ ऑफ 2023 के अंदर। अगर देखा जाए इसके अंदर जो स्मार्ट वॉचेस है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, उसके बाद में ईयर वियर कैटेगरी है। अगर देखा जाए तकरीबन 74% जो सेल हुई है वो ऑनलाइन ही हुई है। हाँ, कंपनीज अब ऑफलाइन मार्केट की तरफ भी ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर आपको स्मॉलर टाउन्स में जाना है तो आपको ऑफलाइन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। मार्केट शेयर वाइज बात करके चले, सबसे बड़ा मार्केट शेयर बोट के पास में है 26.6% का, उसके बाद नॉइस के पास में है, फिर ओप्पो के पास, फिर फायर बोल्ट के पास में है। आप क्या कोई वेरिएबल यूज करते हो? मैं पर्सनली स्मार्ट वॉच यूज करता हूँ और मैं ईयरपॉड्स भी यूज करता हूँ, मतलब मैं दोनों साइड के वेरिएबल यूज करता हूँ। अभी स्मार्ट रिंग वाली चीज भी आ गई है, सुनने में आया ना, तो मैं तो शायद टेस्ट नहीं करूंगा उसको फिलहाल के लिए, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं है। आप कौन सा यूज़ करते हो नीचे कमेंट के अंदर बताओ, और यूज़ करते हो या फिर नहीं करते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ लगता है ये, कि बहुत बढ़िया चीज़ है यार।
सब कुछ डिटेक्ट होता है, ट्रैक होता है। सुबह मैं जिम जाता हूँ, जिम जाके 1000 कैलोरी फूक के आता हूँ, घर पे आता हूँ, फिर मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। उसके बाद में मैं मूवी देखने गया, वहाँ पे बैठ के मैंने PVR के अनलिमिटेड ऑफर के चक्कर में जो 850 ml वाली कोल्ड ड्रिंक होती है वो 4 कोल्ड ड्रिंक निपटा दी बस। और ये सब कुछ ट्रैक हो पा रहा है। अगली खबर नायका की है। तो नायका ने 5.4 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। देखा जाए तो 8% का इंक्रीज है, पर बात इंपॉर्टेंट ये है रेवेन्यू अगर बात करके चले वो 24% से बढ़ा है। एबिटा 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेंसेस भी 22% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो इनका मार्जिन है वो 5.2% के ऊपर है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है उस लेवल का नहीं है, बेटर हो सकता है। बाकी देखो सिंपल सी बात, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि नायका के इसके बारे में बात कर सकूं, पर मेरे बहुत सारे D2C ब्रांड्स बनाए हैं तो मुझे पता है D2C का मार्जिन 5% इज नॉट गुड है, मुझे नहीं पसंद, सीधा सा लॉजिक ही है। अब अगर आप सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे डायरेक्टली, तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। अगर आपका बिजनेस है आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, और अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपने करियर को भी ऑनलाइन की तरफ स्विच कर सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है अपने वेबसाइट का, आप ज़्यादा समझ सकते हैं कोर्स को। और अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे नंबर भी है। अब न्यूज़ पे वापसी आते हैं। जो नायका का GMP है ना वो भी 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मतलब सेल्स की अगर हम बात करके चले। और रिसेंटली जो उन्होंने एक्विजिशंस करी है उसकी वजह से भी ये GMV बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नायका एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है। पहले उन्होंने मार्केट प्लेस बनाया, ऑडियंस बन गई, नाम बन गया, वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा मार्जिन बनेगा, यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस बनेगा अगर इसको ढंग से स्केल किया जाए तो। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो EV मार्केट की अगर हम बात करके चले तो टाटा मोटर्स लीड कर रहा है 72% से। 72% पे टाटा आ रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आ रहा है MG मोटर्स ऑलमोस्ट 11%, फिर महिंद्रा आ रहा है। देखा जाए MG के पास में 2 गाड़ियां है खाली, कॉमेट अभी रिसेंटली निकाली इसलिए नंबर थोड़ा बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले MG ZS EV थी, तो वो भाई 22, 23, 24 लाख की गाड़ी है। वर्सेस अगर हम टाटा से कंपेयर करके चले तो टाटा की जो टियागो है वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, हाईएस्ट सेलिंग EV कार बन चुकी है। उसके ऊपर जाते तो नेक्सॉन भी ऑफर करता है। तो देखा जाए तो टाटा अच्छी रेंज के अंदर अच्छा इकोनॉमिकल गाड़ियां दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी इंडिया में ऑडियंस है जो कि टेक सेंट्रिक भी है, पर उतना पैसा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। कॉमेट ने कोशिश करी 8 लाख रुपए में निकालने की, पर मुझे लगता है वो सेगमेंट ही अलग है। जो वो छोटी गाड़ी लेना पसंद कर रहा है ना, वो सेकंड कार लेना पसंद कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में बड़ी गाड़ी है, मेरे पास में फॉर्च्यूनर है या बड़ी गाड़ी है, मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना, कहीं छोटे मोटा काम करने के लिए जाना है और मुझे EV भी चलानी है और EV के मुझे भी लेना है, तो मैं कॉमेट ले लेता हूँ। मुझे लगता है इस स्पेस को फिल कर रहा है वो। अगर EV सेल्स की बात करके चले तो वो 137% बढ़ती हुई दिखाई दी है, और ये एक अच्छा नंबर है। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे EV का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, अब दिखाई देती है गाड़ियाँ। पहले जब मैंने गाड़ी ली थी तो सबके सब मुद्दे मुझे रोक के पूछते भाई ये कितनी देती है, कैसी है गाड़ी, सही है। अब मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं EV गाड़ी चलाते हुए, 2 व्हीलर तो बहुत ज्यादा हो गए। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो एयर इंडिया AI और मशीन लर्निंग के ऊपर फोकस करेगा, और ये मैं नहीं कह रहा, उनके चेयरमैन कह रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अभी जो हमारा नया लोगो आया है उससे नई ब्रांड आइडेंटिटी बन गई है, उसके बाद जो नया ब्रांड बना है उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं AI और मशीन लर्निंग के ऊपर। उन्होंने बोला एयर इंडिया खाली बिजनेस नहीं है टाटा के लिए, ये एक पैशन है, ये एक नेशनल मिशन है। साथ में उन्होंने बताया जितना भी HR का बिजनेस है ना उनका, उसको सबको वो AI कैपेबिलिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। ERP, पहले बहुत सारे लोग तो ERP यूज नहीं करते होंगे जिनका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस को ढंग से स्केल करना है सिस्टम के तरीके से, तो आपको ERP चाहिए। और फिर ERP के अंदर भी अगर AI ऑटोमेशन आ जाए तो वो नेक्स्ट लेवल दुनिया हो सकती है। अगली खबर स्टार्टअप्स की बात करके चले तो पीयूष गोयल जी ने बताया कि स्टार्टअप्स ने 10 लाख से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां क्रिएट करी है। अगर देखा जाए 2020 के अंदर 1,60,000, 2021 के अंदर 2 लाख से ज्यादा, 2022 के अंदर 2,70,000 नौकरियां क्रिएट करी, और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी के टाइम पे 98,000 ऑफिशियल स्टार्टअप्स है इंडिया के पास में। ऑफिशियल स्टार्टअप्स मतलब जो लिस्ट हो रखी है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अंदर। अगली खबर Amazon की है। तो Amazon अपने 30 में से 27 इन हाउस क्लोथिंग ब्रांड्स को बंद कर सकता है।
अब कहा जा रहा है ये जो एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी बैठती है उसके ऊपर किया जा रहा है। Amazon के ब्रांड जैसे कि Amazon एसेंशियल हो गया, Amazon कलेक्शन हो गया, Amazon अवेयर हो गया, ये सब कुछ बंद होने वाला है। अब देखा जाए तो Amazon को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि Amazon ने अपना एक मार्केट प्लेस बनाया जहां पर लोगों ने अपना प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद उन्होंने वहां से देखा कि किस प्रोडक्ट के अंदर किस रेट पे क्या चीज बिकती है। जैसे समझा देता हूँ, उनको पता लग गया कि जो फ्रिज है वो 30 से 35 हजार के बीच में बिकता है और उसके अंदर ये जो चीज़ें वो सबसे ज़्यादा बिकती है। प्लेटफॉर्म खुद का है, अपने प्रोडक्ट को भी उसी के अंदर पुश कर देगी। अब दूसरे को अगर उनके प्लेटफॉर्म पे बेचना है तो उसको 10% कमीशन तो देनी पड़ेगी, 8%, 10%, 20%, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीज़। यहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट ले आते हैं तो उनको कोई कमीशन नहीं देनी, वो कमीशन ही उनका प्रॉफिट हो सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं, इस चक्कर में प्राइस बहुत कम कर सकते हैं। और उनको प्रिसाइजली पता है, जैसे अगर हम बात करके चले पैनासोनिक के, उनको बहुत सारे फ्रिज निकालने, LG को बहुत सारे फ्रिज निकालने क्योंकि ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, पर इनको सिर्फ 2 ही फ्रिज निकालने क्योंकि इनको पता है बस यही 2 चीज़ें चलती है और कुछ नहीं चलती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एज है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बैठी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, पर बिजनेस है, धंधा है, सब चलता है। अगली खबर मोदी जी की है, तो उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, जिन्होंने भी गलत काम किए थे, वहां से 1.8 बिलियन डॉलर की एसेट्स को रिकवर करा जा चुका है अभी तक, और ये 2018 से कंपेयर किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब गवर्नमेंट पैसे रिकवर कर रही है, बहुत रेडें बढ़ी है पिछले कुछ टाइम में। अगली खबर जो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 15.7% बढ़ा है। जो रिफंड है वो 69,000 करोड़ तक पहुंचे है। तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन होगी तो गवर्नमेंट विकास के ऊपर ध्यान दे पाएगी, पर विकास होगा क्या, सवाल ये है, और किसका होगा वो भी सवाल है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होते हुए, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।